रहे थे कि कमेंट में जैसे एक साथी कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे लगा दिए, क्या कह रहे हैं इसको हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनका कहने का क्या मतलब है, आप लोग बताइए कमेंट में क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। जय हिंद साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बीपीएससी एईडीओ में इतिहास के जो भी प्रश्न आए हुए थे तो वो एनसीईआरटी से सीधे तौर पे आए हुए थे। तो आज इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि एनसीईआरटी के अलावा कौन कौन से किताबों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा और ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चाहे 72वीं बीपीएससी एईडीओ या टीआरई 4 या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। इसलिए वीडियो को बिना मत, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। और देखिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि सिकंदर ने राजा पुरुराज को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था, और ये कहिएगा आप लोग के लूसेंट वगैरह में मिल जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, झेलम और चिनाब के बीच। तो देखिए लूसेंट में आपको ये वाला प्रश्न नहीं मिलेगा, आप खोज लीजिएगा। आप देखिए इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए ये आप लोग प्रश्न ये कहाँ से आए हुए थे, प्राचीन भारत क्लास 12 का पुरानी वाली, वहां से ये प्रश्न आया हुआ था कि पश्चिमी उत्तर भारत के राजाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा उस प्रदेश का शासक था जिसका राज झेलम और चिनाब के बीच था। तो कौन था वो राजा, तो यूनानी उसे क्या कहते थे, तो पोरस। और यह नाम शायद पौरव का ही बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे, इसीलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं लोग कि हड़प्पा वासियों को दफनाने की प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, हड़प्पा वासी 3 प्रकार की दफनों की प्रथा पालन करते थे, अपूर्व दफनाना, आंशिक और दाह दफनाना। ठीक है, तो और दूसरा है कि वे मृतकों को उत्तर और दक्षिण दिशा में रखते थे और उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार कब्र के सामने भी रखते थे, और लोथल जैसे हड़प्पाई स्थल पर संयुक्त दफनाने के स्थल पाए जाते हैं। तो ये वाला प्रश्न आप जब पढ़िएगा, प्राचीन भारत से ही ये प्रश्न आया हुआ था। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट आपको सही हो जाएगा। अब क्यों कह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको पुरानी वाली, वही जो प्राचीन भारत का इतिहास ओल्ड वाली एनसीईआरटी होती है, वहीं से यहाँ पे है। देखिए जब क्या लिखा हुआ है कि मृतकों का संसार, ठीक है, ये हड़प्पा संस्कृति चैप्टर है, वहीं से है। आप देखिए कहाँ से, जहाँ बन रहा है डायरेक्ट वहीं पूछते, जहाँ से पूछा हुआ था कि कई बड़े स्थल पुरास्थल वे छतरी हुई सौ समाधि। ठीक है, तो इससे स्पष्ट यह होता है कि सौदाह की पद्धति भी साथ साथ चलती रही, और बाद में यह बात यहाँ की अस्थि कलशों अथवा मनुष्यों की दुग्ध हड्डियों के अन्य पात्रों की उपस्थिति भी साबित हुई, जिनके पास मृतक के आगामी जीवनों में प्रयोग के लिए उनके लिए भेंट किए हुए पात्र भी मिलते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि कुछ समुदायों को शव दफनाते थे। ठीक है, कुछ समुदाय शव को दफनाते थे और आम प्रथा यह थी कि नर कंकाल शव को खोपड़ी को उत्तर की तरफ रखते हुए सीधी विस्तारित स्थिति में समाधि के फर्श पर रखा जाए। और आगे जब पढ़िएगा साथियों कि आगे देखिए यहाँ पे वही लाइन में जब पढ़िएगा, देखिए यहाँ पे आगे वही लाइन में, भरे हुए मिट्टी के पात्र कब्र में रखे जाते थे और कुछ मामलों में तो शव को आभूषणों के साथ दफना दिया जाता था। यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे, ओल्ड वाली जो एनसीईआरटी होती है वही। अब देखिए साथियों ये वाला प्रश्न, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं साथियों कि 1908 में मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो सभी जानते हैं ये 1908 में क्या हुआ था, तो मुजफ्फरपुर बम कांड ही ये हुआ था। ठीक है, तो कौन था इससे, तो खुदीराम बोस सम्मिलित है। और देखिए ये किसकी हत्या किए थे, तो मिस्टर किंग्सफोर्ड, यहाँ मिस्टर किंग्सफोर्ड है। देखिए ये प्रश्न आपको कहाँ से बना हुआ था, तो देखिए यहाँ पे जब आप लोग पढ़िएगा तो यहाँ दिया हुआ है अतिवाद क्रांतिकारी। प्रश्न आपको एससीईआरटी क्लास 8 से प्रश्न पूछा हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है वहां से ये वाला प्रश्न आपको आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास का टॉपिक से ये प्रश्न आया हुआ था। यहाँ देखिए खुदीराम बोस है, और यहाँ पे है कि मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश थे DH किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेवारी इन्हें ही दी गई। किन्हें, तो खुदीराम बोस को। तो यहाँ से ये आया हुआ था। यहाँ भी है खुदीराम बोस राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति करने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो देखिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो देखिए साथियों अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा राजा कौन था, तो कनिष्क से संबंधित था। ध्यान से, कनिष्क से कौन सा राजा संबंधित था, राजा कनिष्क से कौन सा संबंधित था, ये ऑप्शन में तो वसुबंधु थे या दिशनाग थे या बुधघोष थे या अश्वघोष थे। तो सब कोई जानते हैं, तो अश्वघोष थे। ये कौन थे, तो उनके रत्नों में से एक थे प्रमुख। अब ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ये वाला प्रश्न। तो एनसीईआरटी के साथ साथ ये जब एससीईआरटी पढ़िएगा आप लोग, वहां से ये प्रश्न बना हुआ था। क्लास 6 का एससीईआरटी पढ़िएगा, हिस्ट्री में ही प्राचीन भारत का इतिहास का टॉपिक मिलेगा। यहाँ देखिए क्लास 6 हिस्ट्री से ये वाला प्रश्न आया हुआ था, और एससीईआरटी मतलब बिहार बोर्ड का जो होता है। और पेज नंबर 110 से यहाँ देखिए कि कनिष्क से समय में भारत का मानचित्र है। और यहाँ देखिए कि जो इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं कि कनिष्क की राजधानी में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे, जिनमें से आपको अश्वघोष और पार्श्व और वसुमित्र नागार्जुन
उसके क्या थे? तो रत्न, राज्यसभा के रत्न थे। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको आए हुए थे, इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो एक मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलेगी हमेशा, और दोस्तों के पास जरूर से शेयर कीजिएगा। अब देखिए आगे प्रश्न है 23 नंबर कि निम्नलिखित शासकों में से किसने अवंती को मगध साम्राज्य में विजय के पश्चात सम्मिलित कर दिया था? तो किसने किया था? तो इसका आंसर होगा आपको शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग ही किए थे, ए हो जाएगा आंसर। ए इज द राइट आंसर। अब देखिए ये प्रश्न आपको कहाँ से पूछा हुआ था, तो देखिए यहाँ पे है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही प्रश्न आया हुआ था क्लास 6 से। यहाँ पे लास्ट में देखिए कि शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती और वत्स और कोसलों पर विजय प्राप्त की। अब ये पेज नंबर 67 वही आपको एससीईआरटी क्लास 6 से आया हुआ था। तो यहाँ से आपको ये सभी प्रश्न आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न ये वाला 33 नंबर कि महात्मा गांधी जब भारत में लौटे कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। तो उनकी उम्र क्या थी? तो देखिए उनकी उम्र आपको जब एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी में 46 दिया हुआ है। ये आपको क्लास 8 में भी मिल जाएगा, और क्लास 12 जहाँ एनसीईआरटी होता है वहाँ से भी ये प्रश्न बन जाएगा, मिल जाएगा। तो ऑप्शन में 46 नहीं था तो 45 ले सकते हैं, आयोग 45 माना था। तो देखिए ये वाले प्रश्न आपको प्रूफ इसका दिखाते हैं। देखिए कहाँ से ये प्रश्न बना हुआ था। जब देखिए साथियों ये वाला प्रश्न आपको गांधी जी वाला देखिए यहाँ से पूछा हुआ था एनसीईआरटी क्लास 8 से। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 8 में मॉडर्न हिस्ट्री का आपको मिलेगा टॉपिक, वहीं से ये वाला प्रश्न आपको आया हुआ था। और देखिए कि गांधी जी यहाँ लिखा हुआ है 46 वर्ष की उम्र में 1935 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आपको आए हुए थे, तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। ये है देखिए कि बिहार में स्थित बराबर की गुफाएं किस धर्म और संप्रदाय को अशोक ने दान दिया था? तो एनसीईआरटी पढ़िएगा तो इसका हो जाएगा आजीवक संप्रदाय, और ये आपको पीवाईक्यू वगैरह कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये देखिए प्रश्न आपको कहाँ से बना हुआ था हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पढ़िएगा, ये भी आपको क्लास 6 से आया हुआ था, प्राचीन भारत का इतिहास बिहार बोर्ड का एससीईआरटी पढ़िएगा वहां से। ये देखिए वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ियों की तीनों गुफाओं की दीवार पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं, और इस में अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के आवास के लिए गुफा क्या किए गए थे? तो गुफाओं को दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न है 35 नंबर। 1946 में किस तिथि को मुस्लिम लीग ने क्या किया था? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। तो सभी कोई जानते हैं इसका 16 अगस्त को ही 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था। अब ये देखिए प्रश्न आपको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाती है। देखिए ये वाला कहाँ से पूछा हुआ था? तो एनसीईआरटी का क्लास 8 का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िएगा चैप्टर, वहां से ये प्रश्न आए हुए थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कैबिनेट मिशन की सफलता के बाद मुस्लिम लीग ने क्या किया? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ दिया हुआ है। अगला देखिए प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 1905 में, और ये प्रश्न आपको बिपिन चंद्र से आया हुआ था, तो 1905 में किस महीना में बंगाल विभाजन घोषणा कर दी गई? तो कब किस महीना में हुई थी? तो जुलाई में आपको हुई थी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन से, ये पुरानी वाली जो आधुनिक भारत का इतिहास होता है बिपिन चंद्र से, वहां से ये प्रश्न आया हुआ था। देखिए यहाँ पे बंगाल विभाजन बंग में 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आज्ञा जारी करके बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आपको आए हुए थे, इसीलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसमें आपको एनसीईआरटी के अलावा कौन कौन सा प्रश्न मिलेगा वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए अगला 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के दिन हुआ था? तो किसकी मृत्यु हुआ था? तो ये आप लोग कहाँ मिलेगा? तो ये इसका बाल गंगाधर तिलक का हुआ था। अब ये प्रश्न आपको कहाँ से बने हुए थे? तो देखिए जब आप लोग पढ़िएगा, आप लोग बिपिन चंद्र की जो पुरानी वाली आधुनिक भारत का इतिहास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मोहम्मद अली, और यहाँ पे देखिए कि 31 खिलाफत आंदोलन 31 अगस्त 1922 को एक असहयोग आरंभ किया, और सितंबर 1922 में क्या हुआ था? जब कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, तो उसके कुछ ही सप्ताह पहले इससे एक भयानक नुकसान हुआ था, जब 1 अगस्त को 64 वर्ष की उम्र में लोकमान्य तिलक की निधन हो गई थी। यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे। तो आप लोग जब बोलिएगा लूसेंट में मिलता है भाई, तो लूसेंट में ये वाला भी प्रश्न नहीं मिलेगा, लूसेंट खोज लीजिएगा, ये प्रश्न मिलेगा ही नहीं। अगला देखिए ये वाला प्रश्न साथियों कि किसान नेता शाहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था?
तो किससे नहीं था? तो कृषक समाचार से नहीं था। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका से संबंधित थे और बिहार प्रांतीय किसान सभा 1928-29 में उनका गठन हुआ था और उस समय क्या हुआ था? बकास आंदोलन से भी वो सम्मिलित थे। अब देखिए एक एससीईआरटी क्लास बोर्ड पढ़िएगा, क्लास 10 का, भारत में राष्ट्रवाद, वहाँ से ये प्रश्न बने हुए थे। यहाँ पे देखिए कि बिहार में 1922-23 में मोहम्मद शाह जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ, लेकिन किंतु इसे अवधि व्यापक रूप से शक्तिशाली किसने दी? तो 1908 में शाहजानंद सरस्वती ने बिहटा में पुनः 1929 में क्या किए थे? तो सोनपुर में क्या किए थे? किसान सभा की विधिवत स्थापना की थी और इसी वर्ष सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की थी, जिससे इस आंदोलन को बल मिला और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और उस समय बिहार में क्या था? तो बकास आंदोलन प्रारंभ था। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे क्लास 10th का, जो बिहार बोर्ड का होता है एससीईआरटी, भारत में राष्ट्रवाद, वहां से ये प्रश्न आपको आए हुए थे। शोधक समाज के बारे में आपको आया था, किसी बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जब पढ़िएगा आप लोग, इसका आंसर हम बता देते हैं कि फर्स्ट वाला जो है कि वो निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा दिए थे, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा है महिलाओं के लिए भी उत्थान किए थे शिक्षा में, ये भी सही हो जाएगा। और लेकिन तीसरा जो है समाज में ये के विचार, अस्पृश्यता के विचार को आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो केवल 2 हो जाएगा, 1 और 2 आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पे कहाँ से बना हुआ था, जब एनसीईआरटी में पढ़िएगा, स्टेटमेंट वाला प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको लूसेंट से नहीं होगा, ये एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा आप लोग के लिए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ज्योतिराव फुले के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब पढ़िएगा कि फुले के अनुसार ऊंची जातियों का जमीन, उनकी सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। ऊंची जातियों का उनकी जमीन पर और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यहाँ धरती के देसी लोगों की कथित निम्न जाति के लोग की है। तो आगे देखिए, जब इसमें एक और लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ के, वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा और मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको आए हुए थे सत्यशोधक समाज के बारे में। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न, ये भी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी, कथन कारण वाला था। डायरेक्ट देखिए कथन क्या है, हम पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, हड़प नीति तो था। तो हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए लागू की गई थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसने अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष अधिकारी वाले राज्यों को अपने में मिलाने की अनुमति दी। तो क्यों लागू की थी, और उसका कारण भी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों से ही आ रही की सही व्याख्या करता है। अब देखिए क्लास 8 का जो पढ़िएगा आप लोग, विलय नीति वहाँ पे है, आपको चैप्टर दूसरा में ही मिल जाएगा। क्लास 8 का विलय नीति के बारे में है। देखिए यहाँ पे है कि आखिरकार लहर 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल बने डलहौजी के शासनकाल में हुई और डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया। और इस सिद्धांत पर तर्क आधारित था कि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उनका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उनकी रियासतों को हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत पे उसने सबसे पहले सतारा को 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852 और नागपुर 1853 और झांसी 1854। तो यहाँ पे अधीन चली गई। तो अगर आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन एमसीक्यू है चैप्टर के अंदर से बना है, ये जो हिस्ट्री का देख रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का हम अपलोड कर दिए चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न साथियों कि 1917 में महात्मा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, एक बड़े आंदोलन जिसमें भारतीय राष्ट्र आंदोलन में उनकी पहली बड़ी जीत थी। तो बेसिकली ये चंपारण के बारे में बोल रहा है। भारत से बाहर पूछे गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था, उसका कमेंट में आप लोग बताइए उसका नाम। चलिए हम लोग कथन देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था, सही हो जाएगा। कारण है क्यों, इसका उद्देश्य था कि नील उत्पादों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ था, तो ये आपको प्रश्न बेसिकली लूसेंट में मिल जाएगा, जीके में मिल जाएगा, पीवाईक्यू में मिल जाएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट कथन कारण आधारित था, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे है चंपारण आंदोलन 1917 में है और यहाँ पे है कि देखिए बंगाल, बिहार नील के उत्पादों में बहुत किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी, विशेषकर बिहार में नीलहे गोरे द्वारा 3 कटिया व्यवस्था प्रचलित की गई थी, जिसमें किसानों अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। ये बहुत जरूरी था और इससे क्या होता था कि इसमें उपजाऊ भूमि नहीं होती थी और किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। और यद्यपि 1908 में यहाँ देखिए 3 कटिया व्यवस्था को सुधार लाने की कोशिश की गई, परंतु इसे कुछ प्रश्न थे जो एनसीईआरटी के अलावा कौन सी किताबों से पूछे गए थे, वो अब आपको बताने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कि किसके अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन 1901 में किया गया था, तो किसके आयोग में, तो सर कॉनिकल स्टॉक में मॉनक्रीफ
तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए लूसेंट और जीके कहीं मिल जाएगा, यहाँ पे है देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि करजन के कार्यकाल में गठित आयोग, और यहीं पे जब पढ़िएगा यहाँ पे देखिए सिंचाई आयोग 1901 में सर कॉनिकल स्कॉट मॉनक्रीफ, तो यहाँ से ये प्रश्न आपको बेसिकली बने हुए थे। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है कि दिसंबर 1883 में आयोजित इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन से? तो आनंद मोहन बोस थे। बी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए दृष्टि इतिहास जो होता है, दृष्टि का इतिहास बुक, वहाँ से ये प्रश्न है था। देखिए क्विक बुक जो होता है ना, वहाँ से ये प्रश्न आए हुए थे। तो देखिए यहाँ पे है कि इंडियन एसोसिएशन ने 1883 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न। अगला है प्रश्न साथियों कि वैंकूवर जाने हेतु कामागाटामारू जहाज को किसने किराए पर लिया था? तो किसने लिया था? तो गुरदीप सिंह ने लिया था। अब देखिए ये प्रश्न आपको लूसेंट जी के कहीं भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है कामागाटू प्रकरण 1914 में। तो भारतीय मूल के, यहाँ लिखा हुआ है भारतीय मूल के गुरदीप सिंह ने कामागाटुरु नामक एक जापानी जहाज को किराए पर लेकर दक्षिणी पूर्व एशिया के करीब 376 यात्री को लेकर, है ना, वैंकूवर की ओर प्रस्थान किए। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आपको आए हुए थे। साथियों अभी तक जितना आप लोग प्रश्न देख रहे थे वो एनसीईआरटी से आए हुए थे, जितना प्रश्न आपको इतिहास का दिखाएं, और एनसीईआरटी के साथ साथ और कौन कौन सी किताब से आए हुए थे, ये सारा चीज हम आपको बता दिए हैं। अब आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो लोग कमेंट में बताइए, और जल्द ही साथियों 1 से 2 दिन में आपको स्टार्ट होने वाली है विज्ञान का जो क्लास का जो एमसीक्यू होता है वो वीडियो स्टार्ट होगा एकदम न्यू पैटर्न पे। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रश्न, क्योंकि अभी वीडियो का जो क्वेश्चन स्तर था तो देखिए आप लोग, इसलिए एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहे थे कि कमेंट में जैसे एक साथी कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे लगा दिए, क्या कह रहे हैं इसको हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनका कहने का क्या मतलब है, आप लोग बताइए कमेंट में क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों का नाम था कि एईडीयू का एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम देखिए कब होता है एईडीयू का, और साथ में 72वीं बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जल्द आपको वीडियो आएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।